नमस्कार, देश का न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से विगत 18 जून को आयोजित 12वीं कक्षा के गणित विषय के प्रश्न पत्र में त्रुटियां बताते हुए उसकी विषय विशेषज्ञों से जांच करवाने की मांग की है। शनिवार को उपखंड अधिकारी के मार्फत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव के नाम भेजे गए ज्ञापन में संघ के जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह चौहान ने बताया कि 12वीं कक्षा का गणित विषय का प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयार नहीं किया गया था। साथ ही प्रश्न पत्र में हर वर्ष अथवा के प्रश्न जो आते हैं, लेकिन इस वर्ष अथवा के प्रश्न पत्रों को शामिल नहीं किया गया। साथ ही प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के एक अंक निर्धारित किए गए, जबकि सभी प्रश्न हार्ड थे। इसी प्रकार प्रश्न 11 से 15 के बीच भी प्रश्नों के नंबर 2 तय किए गए, जबकि उनके अंक 3 होने चाहिए। जिलाध्यक्ष चौहान ने बताया कि प्रश्न पत्र में सबसे बड़ी विसंगति यह थी कि हर वर्ष परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए पेपर के अंत में एक रफ पेपर दिया जाता है, लेकिन इस साल रफ पेपर को हटा दिया गया, जिसके कारण परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजे गए ज्ञापन में संघ ने प्रश्न पत्र के विषय विशेषज्ञों से जांच करवाने और मानसिक रूप से परेशान परीक्षार्थियों को बोनस अंक देने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में संघ के संजय भाटी, अशोक कुमार तंवर और जितेंद्र सिंह आदि शामिल थे। ये मांग करता है कि 18 जून 2020 को कक्षा 12 गणित का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। मैं आपको विसंगतियां गिनवाना चाहूँगा। पहली विसंगति यह है कि पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयार नहीं किया गया। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है उसके हिसाब से पेपर बना ही नहीं गया। दूसरी विसंगति यह है कि हर साल पेपर में अथवा के प्रश्न आते हैं, इस बार अथवा के प्रश्न आए ही नहीं। तीसरी विसंगति यह है कि प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 10 तक के एक अंक दिए गए हैं, जबकि उनके अंक ज्यादा होना चाहिए। प्रश्न बहुत हार्ड है। चौथी विसंगति यह है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 के बीच में 2 अंक दिए गए हैं, जबकि उनके अंक 3 होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत हार्ड है। इसके अलावा पेपर के लास्ट में हमेशा खाली पेपर होता है, जिसके अंदर बच्चे रफ कार्य करते हैं। इस बार खाली पेपर आए ही नहीं। इस प्रकार से काफी विसंगतियां हैं। शहर के छावनी फाटक बाहर स्थित खुले मैदान में अज्ञात लोग मृत पशुओं के अवशेष डाल जाते हैं, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मृत पशुओं के अवशेषों से आती बदबू के कारण आसपास के लोगों का जीना हराम हो रखा है। शनिवार को मौके पर एकत्रित हुए क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर शिकायत और जानकारी के बाद भी कार्यवाही नहीं करने पर आक्रोश जताया। क्षेत्रवासी जाकिर हुसैन ने बताया कि अज्ञात लोग रात्रि के समय यहां स्थित खुले मैदान में मृत पशुओं के अवशेष डाल जाते हैं। इन अवशेषों को दिन भर आवारा कुत्ते नौचते रहते हैं, जिसके कारण दुर्गंध उठती है। जाकिर हुसैन ने बताया कि इस बाबत स्थानीय पार्षद को भी अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से शीघ्र ही इस समस्या की ओर ध्यान देकर समाधान की मांग की है। शनिवार को प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताने वालों में राजू भाटी, लाला ग्वाला, कानाराम, बबलू, सुरेश, कालू भाई सहित अन्य शामिल थे। छावनी फाटक बाहर यहाँ पे एक जानवर को फेंक देता है, मारो है, और आए दिन यहाँ पे बदबू आती है। छावनी फाटक बाहर इसे कब्रिस्तान के यहाँ पार्षद को तो कह दिया है, अभी शिकायत करी है, फोन कर दिया उनको। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग देहात पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेता नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर खुशी का इजहार किया है। शनिवार को अनुसूचित जाति विभाग और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से अजमेरी गेट स्थित सुभाष सर्किल पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेस जनों ने आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को बधाइयां दी। साथ ही राज्य के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट का आभार प्रदर्शित किया गया। आतिशबाजी के दौरान मेघराज बोहरा, निबिचंद राठौड़, धर्मेंद्र बारिया, मगन सोलंकी, बीआर सेन, लियाकत अली, रामस्वरूप, पार्षद संपत्ति बोहरा, नाथूलाल छत्रावत, मानक बोहरा, गिरधारी लाल सहित अन्य कांग्रेस जन भी शामिल थे। माननीय राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट की पहल से, जो कि हमारे विधानसभा के 200 के 200 जो मेंबर थे, उनमें से 198 मेंबरों ने जो वोट डाला, और हमारे अशोक जी गहलोत के द्वारा जो 2 व्यक्ति नीरज जी डांगी और केसी वेणुगोपाल जो जीत करके राज्यसभा मेंबर बने हैं, उसके लिए हम अशोक जी गहलोत का और माननीय सचिन जी पायलट का आभार व्यक्त करने के लिए सभी कांग्रेस जन के अनुसूचित विभाग के लोग मिलकर के आज ये कार्यक्रम किया।
बढ़ती भीषण गर्मी के दौर में जहां एक और मनुष्य को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस गर्मी से पशु भी अछूते नहीं हैं। भीषण गर्मी के कारण राजकीय पशु चिकित्सालय का आउटडोर भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में पशु चिकित्सालय का आउटडोर 40-50 पशु प्रतिदिन हो गया है, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और पालतू श्वान शामिल है। इन पशुओं में उल्टी दस्त सहित अन्य शिकायतें सामने आ रही है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण जानवरों में बीमारियां पनप रही है। वर्तमान में पानी की कमी और तेज धूप के कारण पशु उल्टी दस्त सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। डॉक्टर हुसैन ने पशुपालकों को सलाह दी है कि गर्मी के मौसम में अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें और उनकी देखभाल करते रहें। उन्होंने कहा कि पशुओं को गर्मी से बचाव के लिए खुली हवा में रखें। धूप से बचाव के लिए हो सके तो पशुओं के बाड़े में कूलर आदि की व्यवस्था भी करें। साथ ही शाम के लिए पशुओं को प्रतिदिन स्नान करवाएं और पशुओं को पीने के लिए ठंडा व नमक युक्त पानी अवश्य दें, ताकि गर्मी से उनका बचाव किया जा सके। तो एक तो अपने पशुओं को जो है सुबह शाम जो है ठंडे पानी से नहलाएं, तेज गर्मी में उनको बाहर ना ले जाएं और दिन में 3 बार ठंडा और स्वच्छ पानी उनको पिलाएं और साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर उनको जरूर दें, घाटे में डाल के दें या पानी में डाल के दें, उनको मिनरल मिक्सचर जरूर खिलाएं। भेड़ों को, बकरियों को सुबह ठंडी मौसम में ही बाहर ले जाएं और दिन के जब धूप पड़ती है तेज, उस वक्त उनको जो छायादार स्थान पर रखें। इसी तरह से बड़े पशुओं को भी जो है छायादार स्थान में बांधें। शेड जो है, शेड के ऊपर जो है जो कड़ब होती है घास, वो बिछा दें ताकि उसकी गर्मी नीचे न आए। साथ ही साइड में जो है बोरी का टाट जो बिछा दें और उस पर पानी का छिड़काव करें ताकि ठंडी हवा आए। जो पशुपालक भाई कूलर का इंतजाम कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण की अवधि के दौरान नकारात्मकता को दूर करने के लिए जैन सोशल ग्रुप नवकार की ओर से 3 दिवसीय ऑनलाइन कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान किड्स फैंसी ड्रेस कुकिंग का भी आयोजन हुआ। अध्यक्ष मनीष भंसाली और दीपक काकरे ने बताया कि प्रतियोगिता में महिलाओं और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सभी प्रतियोगिताओं के वीडियो के माध्यम से अपनी कुकिंग प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम संयोजक मिनल कर्नावट, जूली नाहटा और रेखा जैन ने बताया कि कुकिंग में निधि खिवसरा ने प्रथम, मुनमुन चोपड़ा ने द्वितीय और अनीता कर्नावट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को ग्रुप की ओर से पुरस्कार प्रदान किए गए। कांग्रेस नेता नीरज डांगी के शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने पर अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ने खुशी का इजहार किया। शुक्रवार शाम को चुनाव के परिणामों में डांगी के राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने की जानकारी मिलते ही महासभा सदस्य के पदाधिकारी नीरज डांगी के बड़े भाई नारायण सिंह डांगी के संदरा रोड स्थित कार्यालय पर एकत्रित हुए और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। इस दौरान महासभा अध्यक्ष हजारीलाल भाटी, अर्जुन राम दुखाड़िया, सूरजमल सुखार, गुरुशरण गोयल, कृपाराम जोधावत, भगवान सहाय जारोडिया, भंवरलाल पलासिया, नरेंद्र कुमार कटारिया, अर्जुन राम, हरीश कुमार, बाबूलाल गुजरिया, गोपीलाल भाटी, छगन डांगी, रामचंद्र पलासिया, विष्णुदत्त गोयल और रमेश चंद्र ने ढोल ढमाकों के साथ डांगी परिवार के सदस्यों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। मौसम में बढ़ते तापमान के कारण जहां एक और पशु त्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर पशुओं में कई प्रकार के रोग भी पनप रहे हैं। पशुओं में गर्मी के कारण गलघोटू, लंगड़ा बुखार और फड़किया जैसे रोग बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर पशुपालकों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि पशुओं में बढ़ते गलघोटू, लंगड़ा बुखार और फड़किया रोग बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। डॉक्टर हुसैन ने सभी पशुपालकों को सलाह दी कि वे अपने पशुओं को अस्पताल लाकर टीकाकरण करवा लें, ताकि पशुओं को समय रहते बीमारी से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस रोग से पीड़ित जानवर की 24 से 48 घंटे में मौत भी हो सकती है। अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है, बहुत गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, लू भी पड़ रही है, तो जानवरों में भी कई बीमारी आ रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी डॉग्स में जो आ रही हैं, वो तो उल्टी दस्त की बीमारी आ रही है। और इसके लिए मैं सभी जो डॉग्स पालक हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 1.5 महीने की एज पर वो अपने सभी डॉग्स में वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि वायरल डिजीज़ है। इसमें वायरल डिजीज़ का कोई उपचार नहीं है, इसका टीकाकरण ही इसका उपचार है। तो 1.5 महीने की उम्र में जो है सबसे पहला वैक्सीनेशन लगता है। उसके बाद में 3 महीने की एज पर रेबीज़ का वैक्सीनेशन लगता है। तो सभी जो डॉग पालक हैं वो अपने जो है पप्स में 1.5 महीने की उम्र पर ही जो है वैक्सीनेशन कराना शुरू कर दें, ताकि ये बीमारी ना आए। ये बीमारी जानलेवा है। जितनी भी 6 बीमारी है, सबसे पहले 1.5 महीने की उम्र पर जो टीका लगता है उसमें 6 बीमारी का टीका लगता है। ये 6 बीमारी जो है वायरल डिजीज़ है और ये जानलेवा बीमारी है। अगर ये डॉग्स में आती है तो इलाज बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से रेबीज़ की बीमारी भी अगर आती है तो उसका भी कोई इलाज नहीं, 100% उसमें भी जो है डेथ होती है। और वो एक जूनोटिक डिजीज़ है। अगर वो अपने डॉग्स में आती है तो उससे पशुपालक को भी आने की संभावना रहती है। यदि वो डॉग्स किसी और जानवर को काटता है, रेबीज़ है, तो उसको भी आने की संभावना रहती है। इसलिए ये रेबीज़ का वैक्सीनेशन सभी पशुपालक, सभी जो है डॉग पालकों को लगाना चाहिए।
इसी तरह से बड़े जानवरों में जो है गाय भैंसों में भी इस वक्त जो है बरसात से पहले और बरसात के बाद में 2 तरह की बीमारियाँ आती हैं, जिसमें भैंसों में और गाय में तो गलघोटू और लंगड़ा बुखार आती है। गलघोटू की बीमारी में राजस्थान में पशुपालकों के लिए डेयरी की ओर से शुरू की गई डेयरी पशुपालन योजना की ऋण स्कीम की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद पशुपालक अब भी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजकीय पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि पशुपालन विभाग की ओर से डेयरी पशुपालन योजना के तहत किसानों को गिर नस्ल की गायें क्रय करने के लिए 2 चरणों में 15-15 गायों के लिए कुल 36 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाता है। इसमें पशुपालकों को 30% के आधार पर कुल 11 लाख रुपए की छूट देने का प्रावधान है। डॉक्टर जावेद ने बताया कि उक्त योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले पशुपालक के पास 1 एकड़ जमीन के साथ साथ पशुपालन का अनुभव, जमीन की जमाबंदी और पशुओं के लिए शेड आदि की व्यवस्था होना आवश्यक है। ऋण प्राप्त करने के लिए वांछित दस्तावेजों की पूर्ति के बाद विभाग की ओर से मौका निरीक्षण किया जाकर पशुपालक को ऋण राशि उपलब्ध करवाई जाती है। डॉक्टर जावेद ने इच्छुक पशुपालकों से उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की मांग की है। डेयरी योजना जो चलाई जा रही है उसका जो लास्ट डेट थी वो पिछले साल 31 दिसंबर 2019 थी, जिसको बढ़ाकर अब 30 जून 2020 कर दिया गया है। इस योजना के तहत पशुपालकों को अगर वो डेयरी पालन के लिए इच्छुक हैं तो उनको गिर नस्ल की गाय पर लोन देने के लिए 2 चरणों में उनको 15-15 गाय पर तो लोन दिया जाएगा। उसमें पहले चरण में 15 जो गिर नस्ल की गाय है उनको क्रय करने के लिए लोन दिया जाएगा और उसके पश्चात फिर वापस 15 गायों के लिए लोन दिया जाएगा। इसमें पूरी जो लोन की राशि है वो तकरीबन 36 लाख है। उसमें तमाम चीज़ें हैं, उसमें उसका शेड का खर्चा भी है, उसके लिए जो रखरखाव का जो खर्चा है, चारे का खर्चा है, वो सब मिलाकर 36 लाख का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें सब्सिडी जो है वो 30% सब्सिडी है, यानी 11 लाख की इसमें सब्सिडी। अगर व्यक्ति इसमें लोन लेता है तो अगर वो नियमित रूप से उसका चुकारा करता है तो उसको सब्सिडी के रूप में 11 लाख रुपए उसको मिलेंगे अंत में। तो जो भी पशुपालक भाई जिनके पास में ज़मीन है, कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए और उस ज़मीन में वो चारा उगाता हो और पशुओं के लिए शेड हो उसके पास में और पशुओं से संबंधित उसको अनुभव हो पशुपालन का, तो ये अगर ये सारी शर्तें अगर पूर्ण करता है कोई पशुपालक तो उसको ये ऋण स्वीकृत किया जाए। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय से विगत कई दिनों से लगातार हो रहे पर्स और मोबाइल चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चिकित्सालय से हर दिन किसी न किसी रोगी और परिजन का मोबाइल चोरी हो रहा है। शनिवार को भी गायनिक विंग के बच्चा वार्ड में अपनी बेटी का उपचार करवा रही एक महिला का मोबाइल पार हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला और एक मेल नर्स ने भी चोर का पीछा किया, लेकिन वह तेजी से मुख्य गेट पार करते हुए मोर्चरी कक्ष के पिछवाड़े से आंखों से ओझल हो गया। जानकारी के अनुसार फतेहपुर सुहावा निवासी नीतू पत्नी भरत कुमार भाट शुक्रवार को अपने 5 वर्षीय पुत्री विद्या को बुखार की शिकायत के बाद उपचार के लिए एकेच लेकर पहुंची थी, जहां पर विद्या को बच्चा वार्ड में भर्ती कर लिया गया। बताया जा रहा है कि शनिवार को नीतू अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाकर अपनी बेटी के साथ पलंग पर लेटी थी कि इसी दौरान एक युवक वार्ड में आया और इधर उधर घूमने के बाद पलक झपकते ही मोबाइल को चार्जर से हटाकर ले भागा। जानकारी मिलते ही नीतू उसके पीछे भागी, लेकिन चोर ने तेजी से दौड़ लगा ली। जानकारी मिली कि विंग में उपस्थित मेल नर्स लक्ष्मण चौहान ने भी चोर का पीछा किया, लेकिन वह मुख्य गेट से निकलकर मोर्चरी कक्ष के पीछे से भागते हुए फरार हो गया। बच्ची बीमार है या बच्ची की बुखार आ रही थी, उल्टी दस्त हो रही थी, मेरा मोबाइल या फोन को चार्ज में लगा कर थोड़ी देर सो रही थी। फोन एक चोर आया, लड़का पतला सा था, वो फोन लेके भाग गया। कंप्यूटर साहब ने भाग कर उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ के नहीं आया। कैमरे चालू रखे, मेरा फोन ढूंढ कर मुझे दे। जब हमें मरीज का फ़ोन चोरी हुआ तो मरीज ने हमें सूचना दी, तो फिर उसका हुलिया पूछा तो उसने चेक शर्ट, ग्रीन चेक शर्ट पहन रखा था और ब्लैक पैंट थी और थोड़ा सा मोटा सा था। तो थोड़ा फिर उसने बताते ही हम पीछे भाग गए। आगे थोड़ी खिड़की से मैंने देखा तो वो सेम ड्रेस में था, तो फिर हम लोग पीछे भागे तो वो गाड़ी में भाग के ये क्लिनिक की तरफ भाग गया। लिखित में पीएमओ को शिकायत देने के बाद अस्पताल पीएमओ से इस संदर्भ में बातचीत की गई। उन्हें अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे खराब होने की जानकारी दी गई। इस पर उन्होंने कहा कि अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे ठीक हैं। पूर्व में हुई मोबाइल चोरी के मामलों की कैमरों के माध्यम से पड़ताल की जाकर दोनों चोरों को पकड़ा भी गया। बातचीत के दौरान डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि अस्पताल में भर्ती रोगियों और परिजनों को चाहिए कि वे स्वयं भी अपने मोबाइल और सामान आदि का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझता है और रोगियों और परिजनों की सुरक्षा पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
कुछ समय से जब से ये कोविड महामारी हुई है और कुछ अपराध बढ़े हैं, इसके बाद ये देखने में आया है कि अस्पताल से भी कुछ मोबाइल और कुछ चीज़ें चोरी हुई हैं। दोनों तरफ के कैमरे हमारे चालू हैं, एमसीएच विंग के और मेन बिल्डिंग के, और उसमें से देख करके पहचाना जाएगा कि कौन व्यक्ति चोरी कर रहा है। और साथ साथ मैं यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये इस समय थोड़ा सा क्राइसिस का समय है और लॉकडाउन खुल गया है, तो मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा जितने मरीज यहाँ आते हैं दिखाने के लिए आते हैं या भर्ती रहते हैं, वो अपने सामान की सुरक्षा अवश्य रखें। हमारे इंजीनियर हैं सुरेश स्वामी, उनके द्वारा भी कैमरे ठीक कराए गए हैं और दोनों तरफ के कैमरे चालू हैं। मोबाइल भी बरामद हो गया उसका, और उसको हमने पकड़ के पुलिस के हवाले भी किया है। कल भी एक कर्मचारी का मोबाइल चोरी हुआ है, जो इस गैलरी के अंदर की बात है ये। उस समय सुरेश स्वामी जी को बुला करके कैमरे से वो दिखाया जा रहा है और वो भी पकड़ में आएगा। कोरोना अलर्ट को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार सतर्कता बरती जा रही है, जिसके तहत राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे सामाजिक संक्रमण की जानकारी मिल सके। पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के निर्देश पर मेडिकल टीम के सदस्यों ने चिकित्सालय के सीसीयू सहित मेल और फीमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीजों में से 5 मरीजों के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों से लगातार बुखार आदि के मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में अब चिकित्सालय में भर्ती होने वाले मरीजों की भी रैंडम सैंपलिंग करवाई जा रही है, जिससे रोग के कम्युनिटी स्प्रेड होने की जानकारी जुटाई जा सके। शहर में शनिवार को कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई। अस्पताल प्रशासन को शनिवार को मिली 25 जांचों में से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव मिली, लेकिन अभी भी 27 लोगों की जांच पेंडिंग चल रही है। शनिवार को 27 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए। शहर में लगातार सर्वे का कार्य किया जा रहा है। शनिवार को 1205 घरों का सर्वे किया जाकर 6761 लोगों की स्क्रीनिंग हुई। एचपीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के अनुसार शनिवार को 19 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। इसी प्रकार शनिवार को 42 लोगों ने 14 दिन की और 15 लोगों ने 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि भी पूरी की। उधर गणेशपुरा अंबेडकर छात्रावास स्थित कोविड केयर सेंटर में अब भी 10 रोगी उपचारत हैं। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। इस सप्ताह उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एकेएच को प्रधानमंत्री केयर फंड से 4 वेंटिलेटर प्राप्त हुए। केंद्र सरकार की मदद से भेजे गए उक्त चारों वेंटिलेटर सोमवार को एकेएच प्रशासन को प्राप्त हुए। एकेएच प्रशासन के अनुसार उक्त चारों वेंटिलेटर को एकेएच के सीसीयू वार्ड, फीमेल सर्जिकल वार्ड तथा 2 गायनिक वार्ड में लगाए जाएंगे। मालूम हो कि एकेएच में अब तक वेंटिलेटरों का अभाव था, जिसके कारण क्रिटिकल रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अस्पताल प्रशासन की ओर से सभी चारों वेंटिलेटरों को वार्डों में लगा दिया गया। राजकीय अमृतकौर अस्पताल के 60 साल पुरानी मुख्य बिल्डिंग अब जर्जर हो रही है। अस्पताल में कई वार्ड और कमरों में आए दिन प्लास्टर गिरने की घटनाएं होती रहती है। एकेएच के टेलीमेडिसिन विभाग के कमरे में छत से लेंटर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी के चोट नहीं लगी, लेकिन कमरे में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते स्टाफ में दहशत फैल गई। निकटवर्ती ग्राम झाक के सार्वजनिक तालाब में सोमवार रात को अज्ञात कारणों के चलते हजारों मछलियां मर गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों को मंगलवार सुबह हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मछलियों के मरने की सूचना प्रशासन के नुमाइंदों को दी, लेकिन कोई भी अधिकारी तथा कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने तालाब की पाल पर ही प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की। उधर गर्मी बढ़ने के साथ ही मरी हुई मछलियों से बदबू आने लगी। बदबू से परेशान ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही मृत मछलियों को बोरियों में बंद कर तालाब से दूर खड्डे खोदकर मछलियों को दफनाया। लॉकडाउन की लंबी अवधि के बाद बुधवार से ब्यावर आगार की ओर से ब्यावर से जीसी शटल सेवा शुरू हो गई। ब्यावर से अजमेर के बीच शटल सेवा शुरू होने के बाद यहां से प्रतिदिन अजमेर के लिए अप डाउन करने वाले यात्रियों ने राहत महसूस की। मालूम हो कि इससे पहले ये शटल सेवा अजमेर आगार की ओर से अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से की जा रही थी, लेकिन लगातार लोगों की मांग के चलते मुख्यालय ने बुधवार से ब्यावर आगार को ब्यावर से जीसी अजमेर के बीच बस सेवा संचालित करने के आदेश जारी किए थे।
राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में रोगी परिजनों के पर्स तथा मोबाइल चोरी का सिलसिला थम नहीं रहा है। पीड़ितों की ओर से शिकायत देने के बाद भी चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने के कारण जहां एक और चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, वहीं अस्पताल में आने वाले रोगियों व उनके परिजनों में दहशत फैल रही है। बुधवार को भी अस्पताल की गायनिक विंग में अपने रिश्तेदार को पेट दर्द की शिकायत के बाद चेक करवाने आए एक परिजन का पर्स पार हो गया। वहीं दूसरे प्रकरण में कुपोषण वार्ड में भर्ती एक बालिका के पिता का एक कीमती मोबाइल तथा 4,000 रूपये पार होने की घटना घटित हुई है। दोनों पीड़ितों ने इस संदर्भ में अस्पताल प्रशासन को लिखित शिकायत दी है। शहर के वार्ड संख्या 33 में पेयजल सप्लाई के लिए पाइपलाइन होने के बावजूद गर्मी के मौसम में पेयजल वितरण नहीं होने से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। परेशान क्षेत्रवासियों ने बुधवार को जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्ड में फतेहपुरा दोयम स्कूल के आसपास के क्षेत्र में पेयजल वितरण के लिए पाइपलाइन है, लेकिन वहां पर पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने शीघ्र ही समस्या समाधान करते हुए पेयजल वितरण की व्यवस्था करवाने की मांग की है। इस सप्ताह अधीक्षक डाकघर ब्यावर के एक पोस्टमैन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गुरुवार को समस्त डाक कर्मचारियों को होम्योपैथिक दवा वितरित की गई। मंडल अधीक्षक एनएम माली ने बताया कि बुधवार को पोस्टमैन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्य डाकघर को सैनिटाइज करवाने के बाद बंद कर दिया गया था। गुरुवार को पूरे परिसर को पुनः सैनिटाइज करवाने के बाद शुरू किया गया। इस मौके पर शहर के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर विमल सोनी ने समस्त कर्मचारियों, पोस्टमैन एवं अधिकारी संवर्ग को दवा वितरित की तथा दवा लेने का सही तरीका बताया गया। देश की चीन सीमा पर स्थित गलवान घाटी में बुधवार को चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारतीय सैनिकों के 20 जवान शहीद होने से देश भर में शोक व्याप्त है। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुवार शाम को ब्यावर शहर कांग्रेस की ओर से एक चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने सभी शहीदों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शहीदों के परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की। इस दौरान कांग्रेसजनों ने 2 मिनट का मौन रखकर भी अमर शहीदों की शहादत को नमन किया। साथ ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंककर चीन के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए विधायकों से स्वीकृत हुई 54 लाख रुपए की राशि से राहत सामग्री की दूसरी किश्त का वितरण शुरू हो गया है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शुरू हुई राहत सामग्री किट वितरण के तहत गुरुवार को शहर के वार्ड संख्या 13 के बालाजी खिड़की क्षेत्र में किट वितरित किए गए। इस दौरान भाजपा पार्षद अंगदराम अजमेरा ने जरूरतमंद वार्डवासियों को राहत सामग्री के किट वितरित किए गए। इस मौके पर राहत सामग्री के किट प्राप्त कर वार्डवासियों ने खुशी का इजहार किया। मालूम हो कि नगर परिषद प्रशासन की ओर से राहत सामग्री की दूसरी किश्त के रूप में शहर के सभी 60 वार्डों में 18,430 किट वितरित किए जाएंगे। शहर के कांग्रेसजनों ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के 2 गुटों की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसजनों की ओर से एक गुट की ओर से एकेश के गायनिक विंग में आयोजित एक सादे समारोह में कोरोना वायरस चिकित्सकों तथा नर्सिंग कर्मियों को पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित कांग्रेसजनों ने राहुल गांधी की दीर्घायु होने की कामना की। इसी प्रकार कांग्रेसजनों के एक दूसरे गुट ने राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के विभिन्न वार्डो में भर्ती रोगियों को फल वितरित करते हुए उनकी कुशलक्षेम जानी, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान कांग्रेसजनों ने चिकित्सालय प्रशासन को 20 पीपीई किट तथा 101 कपड़े की चद्दरें भेंट की। तो ये था साप्ताहिक टॉप न्यूज बुलेटिन और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। परीक्षार्थियों को परीक्षा में दिया त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र, बोनस अंक की मांग को लेकर बोर्ड सचिव को भेजा ज्ञापन। छावनी फाटक बाहर खुले में पड़े हैं मृत पशुओं के अवशेष, बदबू के कारण क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानियां।
वेणुगोपाल और डांगी के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर मनाई खुशी, आतिशबाजी करते हुए दी एक दूसरे को बधाइयां। और एक केस फिर रोगी परिजन का मोबाइल हुआ पार, बच्चा वार्ड में घुसकर अज्ञात युवक ले भागा मोबाइल।